Assalamu alaikum students. I welcome you in the second lecture of ECAT 2020. My name is Kurram Gill और आज हमने ECAT के लिए चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। बुक 1 का आपको याद हो कि कल हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था नंबर सिस्टम, उसकी हमने डिटेल स्टडी की थी। अभी इस लेक्चर के बाद उसकी हम डिस्कशन भी करेंगे। टेस्ट डेफिनेटली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, टेस्ट ऑनलाइन आ चुका है। तो हम स्टार्ट करने जाते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने 3 चीजें पढ़नी है, सेट, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। 3 चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सेट, फंक्शन एंड ग्रुप। सबसे पहले हम सेट को डिफाइन कर लेते, सेट क्या है। देखो बच्चों, सेट की डेफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ी है। आपने 9th में सेट की डेफिनेशन पढ़ी, आपने 10th में सेट की डेफिनेशन पढ़ी, आपने फर्स्ट ईयर में सेट की डेफिनेशन पढ़ी, आज फिर पढ़ने जा रहे हैं। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपको पता है कलेक्शन का मतलब क्या है? एक या एक से ज्यादा चीजें कलेक्शन होती हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब आपको पता है, जो चीजें सेम ना वो डिस्टिंक्ट है। ये वर्ड वेल डिफाइंड, इसका आप लोगों में से कम लोगों को पता होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वर्ड वेल डिफाइंड बता दूंगा क्या चीज है, उसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। देखो बच्चों, वेल डिफाइंड का मतलब एक ऐसी डेफिनेशन होती है जो सबके लिए हो, जो जनरल हो। हर डेफिनेशन जो है, हर चीज वेल डिफाइंड नहीं होती, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी डेफिनेशन जो सबके लिए सेम और वेरी ना करे। बहरहाल डेफिनेशन सेट की ये है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने एक सेट लिखा है 1 2 3, इन ब्रैकेट्स में सेट को लिखते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को आप ए से रिप्रेजेंट कर लें, बी से रिप्रेजेंट कर लें, सी से रिप्रेजेंट कर लें, इंग्लिश के किसी भी कैपिटल लेटर से आप इस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, Which one is not a set? ये क्वेश्चन लिखा मैंने आप लोगों को वेल डिफाइंड की डेफिनेशन समझाने के लिए कि वेल डिफाइंड क्या होता है। ये डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी जी। Which one is not a set? Collection of all students of class. क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं क्या वो सेट है? Collection of all intelligent student of class, क्या ये सेट है? Collection of all ECAT students of class, क्या ये सेट है? आप सोचे इसका आंसर क्या होगा। डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सारे सेट हैं, सारे सेट नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ए सेट नहीं है, कुछ लोग ये सेट बी, कुछ सी आप आंसर कर रहे होंगे। बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मेरी ये बात के बाद आप खुद देंगे। देखें, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्या ये सेट होगा? ऑफ कोर्स होगा। मैं आप लोग क्लास में 60 लोग मौजूद हैं, आपके टीचर आपको कॉल करते हैं, अहमद खड़े हो जाओ, तो कौन खड़ा होगा? अहमद। बिलाल खड़े हो जाओ, कौन खड़ा होगा? बिलाल खड़ा होगा। हर दूसरा टीचर आता है, वो यही बात आके आपको कहता है अहमद खड़े हो जाओ, वही अहमद खड़ा होगा, वही बिलाल खड़ा होगा। इसका मतलब है कि सेट में, क्लास में मौजूद हर एक स्टूडेंट की अपनी डेफिनेशन, अपनी आइडेंटिटी है, सो सबके लिए सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे लिए एक बंदा अहमद है दूसरे के लिए मन्नू होगा, ऐसा तो है नहीं। अगर मेरे लिए अहमद है दूसरे टीचर के लिए भी वो अहमद ही है, अहमद ही खड़ा होगा। तो ये चीज तो सेट है, ये हमें समझ आ गई, ये चीज सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्या ये चीज सेट होगी? अब इंटेलिजेंट होना का कोई क्राइटेरिया तो फिक्स नहीं है, सबके लिए सेम नहीं है। क्लास में 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैथ के टीचर क्लास में आते कहते हैं ये 3 स्टूडेंट आगे बैठे हुए हैं, ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। क्यों इंटेलिजेंट स्टूडेंट? ये आगे बैठते हैं इस वजह से। फिजिक्स के टीचर आते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये 3 इंटेलिजेंट नहीं है, वो पिछले 3 इंटेलिजेंट है, मेरी तरफ घूर के देख रहे होते हैं, सरल आ रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री के टीचर आते हैं, वो कहते हैं नहीं वो आखिरी वाले 3 बड़े इंटेलिजेंट है। क्यों? बस वो हर वक्त मेरा हर पॉइंट नोट करते हैं। तो इंटेलिजेंट होना तीनों टीचर्स के लिए डिफरेंट है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो दिस इज नॉट ए सेट, यही करेक्ट आंसर है। ये सेट नहीं होगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन सबके लिए डिफरेंट है, इसकी डेफिनेशन सेम नहीं है। सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसकी डेफिनेशन सबके लिए सेम है। ऑफ कोर्स यस बी ECAT स्टूडेंट, जितने भी ECAT में स्टूडेंट हैं सबका कलेक्शन भी एक सेट है, तो ये भी एक सेट होगा। आई होप आपको ये वर्ड वेल डिफाइंड समझ आ गया होगा। ऐसा कलेक्शन जिसकी डेफिनेशन सबके लिए क्या हो, सेम हो, वेल डिफाइंड होती है। उसके बाद अगली बात पढ़ते हैं, सेट नोटेशन। सेट को लिखने के 3 तरीके हैं जी, इससे रिलेटेड यूनिट में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली है टेबुलर फॉर्म।
किसी भी सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेट लिखा 1 2 3 4 5, ये लिखने का जो तरीका है जो मैंने आपको सबसे पहले लिखा, इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। सेट के सारे एलिमेंट लिख दो आप तो वो टेबुलर फॉर्म होती है। उसके बाद है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब ये क्या है, 1 2 3 4 5, पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये इनको अगर हम बोल के लिख देंगे, इन इंग्लिश लिख देंगे तो ये क्या चीजें हैं, तो ये जो फॉर्म है इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। सेकंड फॉर्म इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। थर्ड वन इज टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में बच्चों हम क्या करते हैं, हम नोटेशन सिंबल्स यूज करते हैं और सिंबल्स आपकी बुक में मौजूद हैं। जैसे आपने ये वाला सिंबल पढ़ा होगा जी, किस चीज का सिंबल है ये, देयर एग्जिस्ट का, ठीक है। आपने ये वाला सिंबल पढ़ा होगा, किस चीज का सिंबल है, बिलोंग्स टू का। ये वाला सिंबल पढ़ा होगा, ये किस चीज का सिंबल है, सच डैट का। फिर एक आपके बुक में ये वाला सिंबल है, ये भी सच डैट का सिंबल है। तो ये जो सारे सिंबल्स हैं इन्हें क्वांटिफायर्स कहते हैं। इन सिंबल्स को क्या कहा जाता है, क्वांटिफायर्स। ये जितने भी सिंबल्स आप यूज करते हैं ये सारे सिंबल्स को क्या कहा जाता है, क्वांटिफायर्स कहा जाता है। तो ऐसा सेट जिसमें हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, सारे एलिमेंट्स 5 है, पांचों को एक्स का नाम दे दिया, एक्स को खुद किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, और 5 से लेस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन, जिसमें हम सेट बनाते हैं। उसके बाद हम इसी से रिलेटेड सेट बिल्डर नोटेशन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम इसको आगे चलेंगे। देखें ये क्वेश्चन प्रोबेबल है, यूईटी में आ सकता है। द सेट रिप्रेजेंटेड बाय x such that x belongs to w, x is equally less than 5, equally less than 3 कर लेना। ये मैंने एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिखा आपको समझाने के लिए। इज ये सेट किसके इक्वल है ये बताना है। ऑप्शन है, आप में से मौजूद हर एक स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है। 1 2 3, सी ऑप्शन है 1 2 3, डेल्टा ऑप्शन है जी 1 2 3 4। हाँ जी बताएं क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में जानबूझ के आसान लिखा है ताकि आपको बात समझ आ जाए। याद रखिएगा ये जितने भी सेट बिल्डर नोटेशन के क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये की वर्ड होगा। आपने जब भी क्वेश्चन आएगा आपने इस की वर्ड के फोकस करना है कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है। ये तो आपको पता है लेस देन 3 से लेस होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं ये हमने बताना है। हाँ जी बताएं 3 से लेस होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। 0 1 2 3, 0 1 2 3 तो बीटा आंसर है। 3 या 3 से लेस तो ये आपका आंसर होगा बीटा। अच्छा कल हमने सेट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़े थे कल वाले लेक्चर में, अगर आपको याद हो। आपने होल नंबर पढ़े थे, आपने इंटीजर्स पढ़े थे, आपने रैशनल नंबर पढ़े थे, आपने इररेशनल नंबर्स पढ़े थे, आपने रियल नंबर पढ़े थे और आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, आपको याद हो। ठीक है, नेचुरल पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, इंटीजर्स पढ़े थे, रैशनल पढ़े थे, इररेशनल पढ़े थे, रियल नंबर पढ़े थे और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। हमारा कल वाला लेक्चर था, अगर आपको याद हो तो वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सिंबल्स जो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ए सेट x such that x belongs to rational numbers and x equal to 2। ऑप्शन है is equals to, ये किसके इक्वल है। ऑप्शन नंबर 1 है जी प्लस माइनस √2, ऑप्शन बीटा है 0, सी ऑप्शन है √2, डेल्टा ऑप्शन है जी एम्प्टी सेट। जी बताएं क्या आंसर है। याद रखिएगा अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, वो सेट एम्प्टी हो, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं दिस, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट का सिंबल ये होता है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये वाला एम्प्टी सेट का सिंबल है। किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट कहा जाता है। अच्छा अब देखें, इसका आपने x की वैल्यू बतानी है एक्चुअली, तो बताएं x की वैल्यू क्या होगी।
x प्लस माइनस √2 आ जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट फौरन आंसर कर देंगे अल्फा, लेकिन अल्फा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने ये भी चेक करना है क्या x इस सेट में मौजूद है कि नहीं है। मैंने बताया इसमें कीवर्ड ये है, x खुद किसको बिलोंग करता है बच्चों? x यहां पर बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर्स को। किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों? रैशनल नंबर्स को। तो क्या √2 रैशनल होता है? नहीं जी, ये रैशनल नंबर नहीं होता, ये इरेशनल नंबर को बिलोंग करता है। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? डी, एम्प्टी सेट होगा। ठीक हो गया? यहां तक आप चीजें जल्दी से नोट कर लें। इसका आंसर है जी एम्प्टी सेट, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नोट कर लेंगे आप। इसको टर्न कर लें। जी आपने नोट कर लिया होगा यहां तक। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट को हम कार्डिनैलिटी ऑफ सेट भी कहते हैं। बड़ी आसान सी बात है। अगर हमारे पास एक सेट है 0 1 2 3, आप मुझे बताएं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? किसी भी सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट, इसकी कार्डिनैलिटी 4 होगी। तो बच्चों कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ सेट्स। ये बात याद रख लें। अगर आपसे पूछा हो कार्डिनैलिटी क्या है सेट की, या उसके एलिमेंट्स की तादाद क्या, उसको n ऑफ a से रिप्रेजेंट करते हैं 4। तो किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसकी कार्डिनैलिटी है, ऑर्डर ऑफ सेट। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होता है? अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 1 2 3 4। अब ये देखें इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो ये खुद भी एक सेट तो है ही ना। तो इसे कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद पाए जाएं तो उसको क्या कहा जाता है? सबसेट कहा जाता है। अब सबसेट दो तरह के होते हैं, आपको पता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर सबसेट है। आपको पता है प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं तो ये प्रॉपर सबसेट होता है। अगर दो सेट ऐसे ले लें, जैसे मैंने एक सेट ले लिया 1 2, दूसरा सेट ले लिया वो भी 1 2 है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। इसे कहा जाता है ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट। अगर सारे के सारे सेट मौजूद हों, तो सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में मौजूद हों तो उसे इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। ये प्रॉपर सबसेट है। आपको याद हो मैंने अभी एक बात लिखवाई थी नेचुरल नंबर्स, उसके बाद बात लिखवाई थी होल नंबर्स। आपने पढ़े इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपने लिस्ट पढ़ी थी। ठीक है, ये सारे नंबर्स हमने पढ़े थे। पिछले साल यूईटी के टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ई-कैट के टेस्ट में 2019 में क्वेश्चन आया, विच वन इज ट्रू? कौन सी बात ट्रू है? ऑप्शन नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, वो सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का। बीटा ऑप्शन है नेचुरल नंबर सबसेट होल नंबर, सबसेट रियल नंबर। सी ऑप्शन है नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर्स का, वो सबसेट होता है इंटीजर्स का, वो सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का। डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जी बताएं क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा आप। ठीक है, काफी लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, सारे नेचुरल नंबर सब मौजूद होते हैं होल नंबर्स में। ठीक हो गया? सारे होल नंबर्स मौजूद होते हैं इंटीजर्स में, सारे इंटीजर्स मौजूद होते हैं रैशनल नंबर्स में, सारे रैशनल नंबर्स मौजूद होते हैं रियल नंबर में, सारे रियल नंबर मौजूद होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। याद रखिएगा नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर सबका सबसेट होते हैं एक दूसरे के। ये लिस्ट याद रखिएगा, इस लिस्ट को देख लें तो बताएं कौन सा आंसर बनता है इस क्वेश्चन का? अल्फा, डेल्टा आंसर बनता है डी।
सारी बातें ट्रू हैं। नेचुरल नंबर इंटीजर्स में होते हैं, इंटीजर सारे रैशनल नंबर्स में होते हैं, नेचुरल सारे होल में, होल सारे रियल में, नेचुरल सारे होल में, होल नंबर सारे इंटीजर्स में, इंटीजर सारे रैशनल में होते हैं। ये सारी बातें ठीक है, कोई बात गलत नहीं है, ये लिस्ट आपने याद रखनी है सारी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। आपको पता होगा किसी भी सेट के अगर आपने नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम करने हैं तो वो कैसे मालूम करने हैं जी। अगर किसी भी सेट में एलिमेंट्स की तादाद n है तो 2 पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम करने का फार्मूला होता है। किसी भी सेट के अगर आपने सबसेट्स मालूम करने हैं तो उसका फार्मूला होता है 2 पावर n। एक क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सबसेट्स ऑफ 0, 1, -1। आपने इसके सबसेट्स की तादाद बतानी है। ऑप्शन है 8, ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 3। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अभी मैंने बताया जितने एलिमेंट्स की तादाद है उसको 2 की पावर में लिख दें तो वो सबसेट्स होते हैं जी। बताएं इसके सबसेट्स कितने होंगे जी। 2 पावर n, n कितने? 1, 2, 3 एलिमेंट्स है, 2 पावर 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। यहां पर क्या होगा? कुछ लोग फौरन आंसर इसका 8 करेंगे जो कि गलत होगा। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने कल भी समझाया था, फिर समझा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने उसमें कीवर्ड पर फोकस करना है कि उसमें कीवर्ड क्या है। इसमें कीवर्ड देखे प्रॉपर है, सारे सबसेट नहीं पूछे हुए। कौन से सबसेट पूछे हुए? सिर्फ प्रॉपर। तो याद रखिएगा किसी भी सेट के अगर सबसेट मालूम करें तो एक सेट हमेशा इम्प्रॉपर होता है जो अपने इक्वल होता है, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक होता है, याद रखिएगा। किसी भी सेट के अगर सबसेट मालूम करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एक। इसको माइनस करेंगे तो बाकी 7 प्रॉपर सबसेट्स होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, प्रॉपर सबसेट 7 होंगे। किसी भी सेट के जो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं वो सिर्फ एक होता है। क्योंकि समझ आ गई ये वाली बात। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपने सेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो आपने सारे याद करने हैं। जैसे डिमॉर्गन लॉज है, जितने भी रिजल्ट्स बुक में है वो आपने सारे उनको याद करने हैं। इन रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे डिमॉर्गन लॉज है, ए यूनियन बी का आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो किसके इक्वल आता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट 2 दफा ले लेते हैं तो आंसर किसके इक्वल आता है? उसी सेट के इक्वल आ जाता है। तो ये इस तरह के काफी रिजल्ट्स हैं। ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होता है? बी यूनियन ए के। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है? बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, इस तरह के काफी रिजल्ट्स हैं। फिर एक रिजल्ट ये है, ए अगर सबसेट हो बी का तो जो ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल होता है? बी के। ठीक है, ये रिजल्ट्स आपकी बुक में है। उसके बाद अगर ए सबसेट हो बी का तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल होता है? ए के। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स आपने याद करने हैं। इसका मैं टेबल भी बनवा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, एक टेबल आप बना लें, बुक में पेज नंबर 39 के ऊपर ये टेबल मौजूद है। ये टेबल सारा बना देता हूं मैं आप लोगों को। ये टेबल बता रहे तो काफी सारे रिजल्ट्स आपके जो वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, मुझे बता दें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं इसके बाद जी। ये रिजल्ट्स कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ और भी हैं, वो आप पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ जी। उस टेबल से आपकी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। कार्डिनलिटी का टेबल है। जितने भी सेट हैं ना वो 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, कोई से भी 2 सेट ले लें, ए एंड बी। तो ए एंड बी जो सेट हैं वो डिसजॉइंट हो सकते हैं। कोई से भी आप सेट ले लो ए और बी, या वो डिसजॉइंट होंगे। नंबर 2, अगर कोई से भी 2 सेट ले लें ए एंड बी तो ओवरलैपिंग होंगे। कोई से भी 2 सेट ले लें ए एंड बी तो ए इज सबसेट ऑफ बी। किसी भी सेट के अंदर 2 सेट ले लें आप, उसके अंदर 3 तरह के रिलेशन पाए जा सकते हैं। या वो डिसजॉइंट होंगे, या वो ओवरलैपिंग होंगे, या वो सबसेट होंगे। ये बात आप लिख लें।
ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा इसको इधर करके लिखता हूँ, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। देखते हैं, हमने बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने इस टेबल के थ्रू कि अगर दो सेट डिसजॉइंट हो, ओवरलैपिंग हो या ए बी का सबसेट हो तो उसके एलिमेंट्स कितने कितने होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं जी। सबसे पहली बात, नंबर 1, अगर आपके पास दो सेट डिसजॉइंट हैं तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बताने हो इंटरसेक्शन के, तो याद रखिए उनके इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि अगर ए और बी सबसेट हो एक दूसरे के तो उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होती है। अगर ए बी का सेट तो उसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी, 0 होगी। ये चीजें आपने याद करनी है। ठीक हो गया। अगर आपके पास नंबर 2 ए और बी डिसजॉइंट है, आपने उनके यूनियन की तादाद बतानी है। सेट डिसजॉइंट है, आप उनको यूनियन बताना है कितने, यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर दे तो वो यूनियन के एलिमेंट्स आ जाते हैं। नंबर 3, अगर आपने ए बी का डिसजॉइंट है, आपने ए माइनस बी बताना, तो ये बात आप एक साइड पे नोट कर लें कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है तो ए माइनस बी का जो आंसर है वो ए के इक्वल आना है। ठीक है, और अगर आप b माइनस ए करते हैं तो इसका आंसर किसके इक्वल आना है, b के। याद रखिएगा पहले सेट के इक्वल आता है अगर सेट दो डिसजॉइंट हो तो बताएं फिर इसका आंसर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। अगर सेट डिसजॉइंट हो तो a के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर आप b माइनस ए करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 रिजल्ट्स मैंने लिखवाए हैं आपको अगर सेट डिसजॉइंट हो। अब यही 3 पढ़ेंगे अगर ओवरलैपिंग सेट हो। अगर ओवरलैपिंग सेट हो तो आपको पता है कि इनकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं होती। अगर सेट डिसजॉइंट हो तो इनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं होती। तो सबसे पहला रिजल्ट पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड हम, कि अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी बताने हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में ऐड करते हो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी और माइनस करते हो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनियन के एलिमेंट्स, माइनस कर दो ओवरलैपिंग में इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स आ जाते हैं। नंबर 2, अगर आपने ए यूनियन बी बताना है तो यही फार्मूला होता है, आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस करते हैं उनके जो कॉमन एलिमेंट्स है ओवरलैपिंग के केस में। नंबर 3, अगर सेट डिसजॉइंट हो, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी बताने हैं तो उसका मेथड होता है आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए लिखें माइनस कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से अगर आपने b माइनस ए के एलिमेंट्स बताने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b में से आप माइनस करेंगे उनके जितने भी एलिमेंट्स कॉमन हैं। ठीक है, इस पूरे टेबल को हम कार्डिनलिटी का टेबल कहते हैं। उसके बाद सबसेट की बात कर लेते हैं, उसके लिए भी 3 रिजल्ट्स हैं। अगर ए बी का सबसेट हो तो इसे आप लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर बच्चों ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल होता है, ए के सबसेट के। नंबर 2, अगर ए यूनियन बी मालूम करना है तो वो सुपर सेट के इक्वल होगा, लेकिन हमने एलिमेंट्स की तादाद बतानी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। और अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी बताने हैं तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के इक्वल होगा। याद रखिएगा अगर ए बी का सबसेट है तो बी को सुपर सेट कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, सुपर सेट। जो यूनियन के इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, सबसेट के। जो यूनियन के एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, सुपर सेट के। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 3, अगर आपने a माइनस बी बताना है, क्यों जी, अब क्या आंसर होगा, ये वाला क्वेश्चन यूईटी के टेस्ट में आया होगा जी, क्या आंसर होगा। तो ये पॉसिबल नहीं होता, सबसेट में से सेट माइनस नहीं हो सकता, 0 एलिमेंट्स आएगा। यहां पे भी एक रिजल्ट लिख लें, अगर a सबसेट हो b का तो अगर आप a माइनस बी करते हैं तो वो एम्प्टी सेट आता है, माइनस नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b माइनस ए करते हैं तो ये पॉसिबल होता है, सुपर सेट में से सबसेट माइनस हो सकता है। कैसे आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। तो बच्चों ये पूरा टेबल आपने याद करना है कि अगर
डिसजॉइंट हो तो इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस का क्या रिजल्ट आता है, अगर ओवरलैपिंग हो तो इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस का क्या रिजल्ट आता है, अगर सबसेट हो तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस का क्या रिजल्ट आता है। पूरा टेबल जो है वो आपने इसको जरूर याद करना है। क्लियर? नोट कर लें इसको, हम फिर आगे चलते हैं। ये 3 रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है लॉजिक वाला। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। लॉजिक में क्या होती है, इसमें हम सिंबल कौन कौन से यूज करते हैं, क्या क्या करते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अच्छा बच्चों, कल भी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, कल वाले लेक्चर में। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपको याद हो कि कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 का, उसमें हमने हर चीज़ उस चैप्टर की कवर की थी। अभी हमने जितना पढ़ा उसमें हर चीज़ कवर की है। आज लेक्चर कंप्लीट होगा, आप देखेंगे कोई एक टॉपिक भी, कोई एक चीज़ भी हम मिस नहीं करेंगे। हम इसको कंप्लीटली थोरोली स्टडी करेंगे। ठीक है, लॉजिक में सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रोपोजिशन की। हम प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं पी या क्यू से। नाम प्रोपोजिशन का यहाँ पी रखते हैं या क्यू रखते हैं। प्रोपोजिशन क्या होती है? किसी भी स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कह सकते हैं, विच इज ट्रू और फॉल्स ओनली। ऐसी स्टेटमेंट जिसके सिर्फ 2 रिजल्ट्स हों, या वो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको क्या कहा जाता है? प्रोपोजिशन। फॉर एग्जांपल 3 = 3 ट्रू है? यस ऑफ कोर्स ट्रू है, तो ये प्रोपोजिशन है। ए इज फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो ये भी ट्रू है ऑफ कोर्स। 5 इज ग्रेटर देन 6, क्या ये ट्रू है? नॉट ट्रू, ये फॉल्स है, बट है ये भी प्रोपोजिशन। हर वो स्टेटमेंट जो या ट्रू हो या फॉल्स, उसको क्या कहा जाता है? प्रोपोजिशन कहा जाता है। प्रोपोजिशन को हम पढ़ते हैं सिंबल्स यूज करके। वो सिंबल समझाता हूं। सबसे पहला सिंबल ये वाला, प्रोपोजिशन का सिंबल, सबसे पहला सिंबल ये वाला है। इस सिंबल को नॉट का सिंबल कहते हैं। अगर किसी भी स्टेटमेंट के साथ, स्टेटमेंट का मतलब पी और क्यू, नॉट का सिंबल लगा दें तो हम इसको कहते हैं नेगेशन। इसको क्या कहते हैं? नेगेशन। उसके बाद है हमारे पास ये वाला सिंबल, इसको सिंबल को कहते हैं हम एंड का। 2 स्टेटमेंट के दरमियान अगर ये सिंबल आ जाए तो इसको हम डिसजंक्शन कहते हैं। उसके बाद अगला सिंबल है और, जो वी बना हुआ है, और का सिंबल है। अगर 2 स्टेटमेंट्स के दरमियान ये और का सिंबल आ जाए तो उसको कहते हैं कंजंक्शन। उसके बाद है जी ये वाला सिंबल, इसको कहते हैं दिस इंप्लाइज। अगर 2 स्टेटमेंट्स के दरमियान ये वाला सिंबल आ जाए, इसको कहते हैं इंप्लीकेशन, या इसको कंडीशनल भी कहते हैं। इसको इंप्लीकेशन भी कहते हैं और कंडीशनल भी कहते हैं। अच्छा, इसमें बात याद रखिएगा, इंप्लीकेशन में 2 चीजें आती हैं। एक ये पहली चीज होती है पी, दूसरी चीज होती है क्यू। सिर्फ इंप्लीकेशन के लिए डेफिनेशन बता रहा हूं। जो ये पी है इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, या इसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। या हम इसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला। एंटीसीडेंट 3 नाम है इसके। इसको प्रेडिकेट भी बोलते हैं, इसको हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं। जो ये सेकंड पार्ट है इसको कंक्लूजन भी कहते हैं। कंक्लूजन, हम इसको कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं, नतीजा खेज बात। तो ये कॉन्सिक्वेंट एक कंक्लूजन होता है। और एक लास्ट सिंबल है, क्यों जी क्लियर है यहाँ तक? ये जो लास्ट वन है इसको इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज कहते हैं। इसको इफ देन भी कहते हैं। इस सिंबल को तब यूज किया जाता है जब इफ और देन का वर्ड आ जाए। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद आखिरी सिंबल है ये डबल इम्प्लीकेशन। इसको डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं, इसको बाई कंडीशनल भी कहते हैं,
इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। आई डबल एफ भी इसको कहते हैं, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ। अगर दो स्टेटमेंट्स के दरमियान ये वाला डबल इंप्लीकेशन का सिंबल आ जाए तो उसे कहते हैं बाई कंडीशनल, या इक्विवेलेंस भी कहते हैं, बाई कंडीशनल भी कहते हैं और क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस भी, ठीक है। उसके बाद दो डेफिनेशन हम करते हैं, तीन डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन करते हैं टॉटोलॉजी की। ऐसी स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू, ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो उसको क्या कहा जाता है, टॉटोलॉजी। उसके बाद है कॉन्टिजेंसी। ये ज्यादातर चैप्टर का पार्ट डेफिनेशन बेस्ड है। इसकी एग्जांपल लिख लें, P और नॉट P, किसी का अपने साथ आप नोट ले लें किसी भी स्टेटमेंट, हमेशा ट्रू जाता है, इसको टॉटोलॉजी कहते हैं। ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा फॉल्स हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ऐसी स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स, उस स्टेटमेंट को हम कॉन्टिजेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल P और नॉट P, इसको कॉन्टिजेंसी कहते हैं। उस सॉरी कॉन्टिजेंसी इसको कहते हैं अब्सर्डिटी। ये आप करेक्शन कर लें, अब्सर्डिटी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमेशा ही फॉल्स होती है। मैंने आपको टॉटोलॉजी की एग्जांपल दी ये वाली और अब्सर्डिटी की एग्जांपल दी ये वाली। कॉन्टिजेंसी क्या होती है, कॉन्टिजेंसी भी एक स्टेटमेंट होती है। ये ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कभी ट्रू हो सकती है, कभी फॉल्स, मिक्स रिजल्ट होते हैं इसके। ये ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल P implies Q, आप लोग पढ़ लीजिएगा घर जाके, पता है आप लोगों को इसका, आप इसको बुक में देख लें कि इसका एक रिजल्ट फॉल्स होता है बाकी ट्रू होते हैं, तो ये जो है कॉन्टिजेंसी कहलाती है, ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशन है जी, टोटली हमेशा ट्रू होती है। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, अब्सर्डिटी हमेशा फॉल्स होती है, कॉन्टिजेंसी कभी ट्रू होती है और कभी क्या होती है, फॉल्स होती है। उसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं कंडीशनल विद कंडीशनल्स। कुछ कंडीशनल्स के साथ कुछ कंडीशनल्स का ताल्लुक होता है, वो कंडीशनल कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया कंडीशनल क्या होता है, P implies Q। अगर आप इस कंडीशनल में दोनों की जगह चेंज कर दो, इसी कंडीशनल में Q को P कर दें और P को Q कर दें, प्रेडिकेट और कॉन्सिक्वेंट को चेंज कर दें, तो इसे कहा जाता है कन्वर्स। और अगर आप इसी स्टेटमेंट भी, हमारे पास मेजर स्टेटमेंट है, कंडीशनल है, इसका भी साइन चेंज कर दें और इसका भी साइन चेंज कर दें, साइन चेंज करना में दोनों का अब नोट कर दें, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स। इसको क्या कहते हैं, इनवर्स। अगर आप क्या करें, दोनों की जगह भी चेंज कर दें, दोनों का साइन भी चेंज कर दें, तो इसको कहते हैं कंट्रापोस्टिव। इसको कंट्रापोस्टिव कहते हैं। याद रखिएगा तीनों बातें, ये कन्वर्स होता है, ये इनवर्स होता है, ये कंडीशनल होता है। ये कंट्रापोस्टिव तीनों खुद भी कंडीशनल है, ये कंट्रापोस्टिव होता है। क्यों जी, यहां तक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। इससे रिलेटेड यूईटी के टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, द कंट्रापोस्टिव ऑफ नॉट P implies Q। इसका कंट्रापोस्टिव बताना है आपने। Q implies P, बीटा ऑप्शन है जी, नॉट Q implies नॉट P, C ऑप्शन है Q implies नॉट P, डेल्टा ऑप्शन है नॉट Q implies P। क्यों जी, क्या आंसर होगा, सोचिए, आंसर दें आप। मैं जब तक ये मिटा लूँ आप आंसर देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। क्या आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा इसका जी? क्या आंसर इसका निकला है? डी। एग्जैक्टली। कैसे? दोनों की जगह चेंज करनी है, Q, और साथ इसका साइन भी चेंज करना है और इसका भी साइन चेंज करना है, P। तो ये आपके पास जो है वो इसका कंट्रापोस्टिव आ जाएगा।